वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की जो वीडियो है वो भारत के भौतिक प्रदेश के ऊपर होने वाली है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक है और जितना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है उतना ही ये इम्पोर्टेंट भी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं और यूजी के एग्जाम में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलो इनको पढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा भारत को कुल 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है द्वीप समूह। ये सभी आपने पढ़े होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये सारे भौतिक प्रदेश हैं जो भारत में बने कैसे आखिरकार। ये चीज आपको समझना जरूरी है। आपको पर्वत का पता होगा कि उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश कैसे बना, लेकिन आपको मैदान और पठार कैसे बने ये नहीं पता होगा। ये चीज समझिए आप। तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा कि सबसे पहले पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही भाग थे, एक स्थलीय भाग था और एक था जलीय भाग। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने बताया था ये जो स्थलीय भाग था उसका नाम था पैंजिया। वेगनर महोदय ने ये नाम दिया था पैंजिया, और जो जलीय भाग था इसका नाम था पैंथेरासा। ठीक है। कालांतर में इसके 2 टुकड़े हो गए, एक उत्तरी हो गया एक तो, और एक हो गया दक्षिण, बीच में रह गया सागर भी। ठीक है। तो उत्तरी का तो नाम रख दिया अंगारलैंड और दक्षिणी का नाम रख दिया गोंडवानालैंड। और बीच में जो मलबा था इसका नाम रखते तैतीस सागर। ठीक है, 33 सागर। अंगारलैंड को लोरेशिया के नाम से भी जानते हैं। अब भारत जो है ये गोंडवानालैंड का हिस्सा है। हिमालय पर्वत है जो 33 साल का उठा हुआ भाग है। ये समझिए आप कैसे। जब भारतीय प्लेट ये हमारी थी, ये हमारा भारत है, ठीक है, और ये एशिया की प्लेट है। ठीक, ये एशिया की प्लेट है। बीच में ये था पूरा 33 सागर। ठीक, ये इधर की ये पूरा अंगारालैंड का हिस्सा है, ये गोंडवानालैंड का हिस्सा है भारत की, और बीच का जो 33 सागर है ये इधर की ओर गति कर रही है। ठीक, जब ये भारतीय प्लेट एशिया की प्लेट से टकराई तो बीच का जो मलबा था, ये मलबा ये ऊपर उठ गया। ठीक है, ऊपर उठ गया, तो ऊपर उठ गया तो ये बन गया पूरा हिमालय। ठीक, इसके बाद में जो ये वाला क्षेत्र है ये मैदान बना। मैदान कैसे बना ये चीज आप एक एग्जांपल से समझो कि सपोज ये एक दीवार है, ठीक, और ये हमारी है बस। ठीक, ये हमारी एक बस है और ये तेजी में, काफी ज्यादा तेजी में जैसे ये दीवार से टकराएगी तो इसका जो आगे का हिस्सा है ये ऊपर उठ जाएगा। ठीक, और पीछे का हिस्सा भी ऊपर उठेगा, बीच का हिस्सा है जो नीचे की तरफ धंस जाएगा। ठीक, ऐसा ही हुआ भारत के साथ भी। जब भारतीय प्लेट एशिया प्लेट से टकराई तो ये जो हिस्सा था ये तो ऊपर उठ गया, तो ये तो बन गया हिमालय। ये बीच का हिस्सा था जो नीचे धंस गया। ठीक, ये एक तरीके से नीचे धंस गया, और ये दक्षिणी भाग है ना, ये भी ऊपर उठ गया। ठीक, तो भारत की स्थिति कैसी हुई, ये पर्वत बन गया, ये नीचे हो गया, और फिर ये भी ऊंचा हो गया। ठीक, ऐसे हो गया। अब आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब नदियां बहती है तो अपने साथ अवसाद को काट कर लेके आती है और नीचे के भागों में जमा करती है। ये यहाँ से जो नदी आई वो भी यहाँ होके बह गई, यहाँ की नदियां भी इधर आ गई, तो इधर क्या कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह जमा कर दी। ठीक, और यहाँ पर अवसाद जमा कर दिए, जलोढ़ का निर्माण कर दिए। तो जहां जलोढ़ का निर्माण कर रही है नदियां, तो वहां पर सिंपल सी बात है क्या बनेगा, मैदान। ठीक, तो ये भाग नीचे का था भारत का, तो ये पूरा बन गया मैदान। अब पीछे का भाग भी ऊपर उठा हुआ था। ठीक है, तो सामान्य धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग था,
तो ये हो गया पठार। आप समझ रहे होंगे कि ये पठार, ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और ये मैदान का निर्माण हुआ कैसे आखिरकार। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो भौतिक प्रदेश है भारत में कहां कहां पर है, कौन सा भौतिक प्रदेश भारत में कहां स्थित है। तो ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जो ये पूरा है, जो ये हिस्सा, ये पूरा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। में एक नंबर से इसको बता रहा हूं, यहाँ पे उस हिसाब से आप समझ लेना। ये जो हिस्सा है ये पूरा है विशाल मैदान उत्तर का, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक, ये है प्रायद्वीपीय पठार। ये जो हिस्सा है समुद्र तट से सटा हुआ, ठीक, ये वाला हिस्सा है तटीय मैदान। और जो द्वीप समूह है, इधर लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार है, ये है द्वीप समूह। तो आप समझ गए कि जो भौतिक प्रदेश है वो मैप में कहां पर है। भारत के नक्शे में अगर इनको लोकेट करना हो तो आप इनको लोकेट कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की। तो अब बात करते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश की। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हम हिमालय को पढ़ेंगे, क्योंकि हिमालय पर्वत श्रृंखला ही आती है इसमें। इसके 4 पार्ट किए गए हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। इनकी मैप में लोकेशन देखना चाहो तो ये जो ट्रांस हिमालय, ये क्षेत्र, ये बृहद हिमालय में आता है, ये मध्य हिमालय में, और ये शिवालिक हिमालय। आप सभी को मैं बता दूं कि ट्रांस हिमालय ये सबसे पुराना है, सबसे पुराना हिमालय जो इन तीनों से पुराना है, क्योंकि इसका निर्माण एशियन प्लेट में पहले से ही था। भाई ये भारतीय प्लेट थी, ये भारतीय प्लेट थी, ठीक, और ये एशियन प्लेट थी। तो यहां पर पहले से ही पर्वत था, ये था ट्रांस हिमालय, ठीक। और ये जो पृथ्वी सागर था, इससे बाकी का जो हिमालय उसका निर्माण हुआ था। तो सबसे पुराना है, लगभग 13 करोड़ वर्ष पुराना है। अब ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में मैं इसको थोड़ा बड़ा करके नक्शा बना देता हूं। तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के 4 भाग किए गए हैं। किसके? ट्रांस के 4 भाग किए गए हैं। ट्रांस हिमालय के 4 भाग किए गए हैं, जिसमें पहला है काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। इसके बाद में है लद्दाख, फिर है जास्कर और फिर है पीर पंजाल। मैं इनको लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं। जो ट्रांस हिमालय है, ठीक, इसके 4 पार्ट हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। कई बुक्स में आपको पीर पंजाल है जो बृहद हिमालय में देखने को मिलेगा, ठीक। काराकोरम है, इसकी जितने भी पर्वत चोटियां, पर्वत श्रृंखलाओं की जो चोटियां, उनको के से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? के से। जैसे कि
K1 हो गया, K2 हो गया, K3, K4, ऐसे करके लगभग K75 तक है। ठीक है, अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है K2 और K4। K2 का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, और K4 का नाम है गैसरब्रून। ये दोनों पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में। अब काराकोरम श्रेणी हम पढ़ रहे हैं, काराकोरम। काराकोरम श्रेणी में 4 ग्लेशियर है, वो भी इंपॉर्टेंट है। पहला है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी है। ठीक है, दूसरा है स्पर, फिर है बियाफो, और इसके बाद में बाल्टोरो। आप इनको लिख सकते हो। ये ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में इधर ही पाया जाता है। सियाचिन सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा। अब बात करें इसके दूसरा जो हिस्सा है लद्दाख। अब बात करते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये तो काराकोरम हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये वाली जो श्रेणी है ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो यहां से है, एक पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है कैलाश पर्वत। क्या नाम है? कैलाश पर्वत। और ये यहां चलते 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 यहां तक जाती है। यहां पर एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है पामीर का पठार। इसको दुनिया की छत के नाम से भी जानते हैं। दुनिया की छत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हिस्सा है इतना ऊंचा है ये पठार, और इतना बड़ा है कि ये एक छत के समान दिखता है, क्योंकि इस पर 4 पर्वत श्रेणियां आकर मिलती है। ये जो पामीर का पठार है, यहाँ पर 4 पर्वत श्रेणियां की मिलती है। हिंदुकुश, कुनलुन, इधर से काराकोरम आएंगे, और इधर से आता है तियानसांग। ठीक है, इसको दुनिया की छत के नाम से जानते हैं। अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें सबसे ज्यादा खड़ी ढाल वाली चोटी पाई जाती है। खड़ी ढाल का मतलब एक पर्वत है, ठीक, ये एकदम से एक खड़ी ढाल आ गई। ठीक, तो ये पर्वत है जिसका नाम है राकापोसी। इसका नाम क्या है? राकापोसी। तो इस पर्वत का नाम है राकापोसी। अब एक चीज और समझिए, ये ऊंचा उठा हुआ भाग कहलाता है दून। जो ऊंचा उठा हुआ भाग कहलाता है ये कहलाता है दून, और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है ये कहलाता है द्वार। दून जैसे कि देहरादून है, देहरादून, कोटली दून, द्वार जैसे हरिद्वार। ठीक, तो अब बात करते हैं वृहद हिमालय की। वृहद हिमालय में जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हिमालय की, वो सारी वृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। एक बात और बता दूं, दुनिया के जितने भी पर्वत हैं, अगर उनकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, ठीक है, तो वो भी अगर हिमालय पर्वत को उठा दे तो वो भी हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई से भी कम ही है, क्योंकि हिमालय पर्वत की सिर्फ औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। 6000 मीटर है। अब इसकी बात करें, इसकी वृहद हिमालय तो इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ट्रांस हिमालय की भी 6000 ही है। अब इसमें जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां सारी इसके अंतर्गत आती है। और बात करें वृहद हिमालय के दूसरे नाम की, वृहद हिमालय के और भी कई नाम है, जैसे हिमाद्री हिमालय, आंतरिक हिमालय,
मुख्य हिमालय, अब आपको चोटियों का क्रम याद होना चाहिए, कौन सी चोटी कहां स्थित है, आप एक मिनट में समझ जाओगे। अभी देखो, स्टार्टिंग यहां से करो, ये पीओके क्षेत्र में रहतिमालम, यहां पे है नंगा पर्वत। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके नंगा पर्वत के बाद में आता है बंदरपूज, बंदरपूज। इसके बाद में कामिट, कामिट। अब इन दोनों के बीच में जो पर्वत है उनका नाम आप समझो, केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। ठीक है, इनको आप चारों नाम याद कर सकते हो। केदारनाथ से बद्रीनाथ अपने आप नाम आ जाएगा, गंगोत्री याद करोगे तो जमुनोत्री अपने आप याद आ जाएगा। कामिट हो गया। इसके बाद की पर्वत श्रेणियां उनको याद करना भी बहुत सिंपल है, इसका नाम है धौलागिरी। इसके बाद में है अन्नपूर्णा। ठीक, इसके बाद में है मनसालू। मनसालू के बाद में है गौरी शंकर, गौरी शंकर। और फिर है छोयू, छोयू। छोयू के बाद में है एवरेस्ट, फिर है मकालू, और इसके बाद में है कंचनजंगा। ये मैंने कुछ पर्वत श्रेणियों के नाम लिख दिए। सबसे पहले है नंगा पर्वत, इसके बाद में आता है बंदरपूज, बंदरपूज। इसके बाद में कामिट, कामिट और बंदरपूज के बीच में जो पर्वत श्रेणियां उनका नाम आप याद कर सकते हो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री। इसके बाद में है धौलागिरी, अन्नपूर्णा। याद करो, अनाज खाते हो तो अनाज आप धोकर खाते हो तो पहले धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा। इसके बाद में मनसालू, आप सभी सब्जी बनाते हो तो उसमें यूज करते हो मसाले। तो धौलागिरी हो गया, अनाज को धो लिया, उससे रोटी बना लिया, सब्जी बनाने का काम रहा। तो सब्जी बनाओ किससे, मसालों से। तो तीनों तो आपको याद हो गई, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मनसालू। इसके बाद में गौरी शंकर, भगवान विष्णु का नाम है शायद। इसके बाद में छोयू, और सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी फिर आई जाएगी एवरेस्ट। इसके बाद में मकालू, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, और इसके बाद में नामचा वर्मा है अरुणाचल प्रदेश में। ये है जो पीओके क्षेत्र में है। दोस्तों अब बात करते हैं मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय का दूसरा नाम है लघु हिमालय, और एक और नाम है इसका हिमाचल हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 3000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ज्यादा ऊंचाई नहीं है, ज्यादा ऊंचाई नहीं है। तो यहाँ का जो मौसम है बहुत ही सुहाना रहेगा, और सुहाना रहेगा तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, पर्यटन, यानी वहां घूमने जाएंगे। तो पर्यटन की दृष्टि से मध्य हिमालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी पर्यटन स्थल है वो सारे यहाँ पर है। कुल्लू है, घूमने गए हो कभी, मनाली, शिमला, नैनीताल,
मसूरी, डलहौजी, रानीखेत। तो ये जो पर्यटन स्थल है ये सारे मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब मध्य हिमालय में एक और चीज समझने की है, वो है यहाँ की घास। यहाँ की जो घास है उसको हम मर्ग के नाम से जानते हैं। घास है जिसको क्या कहते हैं, मर्ग। ठीक, जैसे कि सोनमर्ग है, सोनमर्ग, और गुलमर्ग। तो आप समझ गए होंगे इनको। तो अब आपको पता होगा कि मध्य हिमालय में इंपॉर्टेंट क्या है। मध्य हिमालय की इंपॉर्टेंस ये है कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो घूमने के स्थान है वो ये है कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल, मसूरी, डलहौजी और रानीखेत। यहाँ की घास इंपॉर्टेंट है क्योंकि घास से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो घास को मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे कि सोनमर्ग और गुलमर्ग है। दोस्तों अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय के अन्य नाम की बात करें तो इसे निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं, या इसे हिमालय की पदस्थली भी कहा जाता है। पदस्थली। दोस्तों शिवालिक हिमालय जो टूटा फूटा है, कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। जैसे शिव जी की बात करें, शिव जी से समझो शिव जी जहाँ भक्ति है, शिव जी की आराधना है, वहां पर शिव जी है। जहां शिव जी को नहीं मानते वहां शिव जी नहीं है। तो शिवालिक जो हिमालय है ये वाला क्षेत्र जो शिवालिक हिमालय का, ठीक है, ये कहीं पर है कहीं पर नहीं है, ऐसे कुछ करके है। ये यहां से स्टार्ट होता है सुलेमान की इधर से, और ये अंडमान निकोबार तक का जो क्षेत्र है ये सारा शिवालिक का ही है। शिवालिक हिमालय का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार है। ये यहां से स्टार्ट होता है, ये सुलेमान कीर्तर, सुलेमान और कीर्तर पर्वत श्रेणी, कीर्तर। और ये जो अंडमान निकोबार, ये हिमालय का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर जल ज्यादा है तो पर्वत श्रृंखला नहीं दिखती, क्योंकि ये सारी जल के अंदर है। इसको यहाँ पर अराकानियोमा के नाम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय का ही भाग है अराकानियोमा, अराकानियोमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब तक हमने जो पढ़ा ये वर्गीकरण, ये भौतिक वर्गीकरण था कि भौतिक संरचनाओं के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है। अब बात करें प्रादेशिक वर्गीकरण की, यानी प्रदेशों के हिसाब से हिमालय को कितने भागों में बांटे गए। तो प्रदेशों के हिसाब से सिडनी ब्रॉड ने इसका वर्गीकरण किया था, जिसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। इनकी लोकेशन देखें तो पंजाब हिमालय की लोकेशन ये है, कुमायूं हिमालय यहाँ तक है, और यहाँ से यहाँ तक है जो नेपाल हिमालय, बाकी का असम हिमालय है। ये जो पंजाब हिमालय ये सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय जो सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है, सतलज और काली नदी के बीच में स्थित है। नेपाल हिमालय है जो काली, तीस्ता, इन नदियों के बीच में स्थित है, तीस्ता। और जो असम हिमालय है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। मैंने आपको ये वाला डिटेल पढ़ा दिया है, आपको इसकी लोकेशन पता है। अब आपसे कोई पूछे कि काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत आती है, तो आपको पता होना चाहिए काराकोरम पर्वत श्रेणी ये है और ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों अब आप हिमालय का जो वर्गीकरण है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे,
और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप उनको कर भी सकते हो बहुत अच्छे से। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति हो कौशल को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।